आधुनिक बनिए, ज्ञानी बनिए, टॉयलेट में जाइए, फ्लश करिए, सेप्टिक टैंक बनवाइए, एकदम लल्लन टाप जीवन निभाइए। और हाँ, प्रेम से रहिए। यो सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉनफिल्म्स.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और मेरे साथ हैं मनमोहन तिवारी जी। वेलकम टू जॉनफिल्म्स। नमस्कार। मनमोहन जी, आपका जो ये कैरेक्टर है इसमें सीरियल में, ये क्या कैरेक्टर है नवरंगीले में? शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो एकदम धुआंधार कैरेक्टर है। अमीर लौंडा है, हमारे कपड़ों से और हमारे ये सोने का चैन जिसका नाम है केस सेठ, एकदम रंगीला बाबू है। और यहाँ जो इस मोहल्ले में एक लड़की है जिसका नाम चित्रलेखा है, उनसे मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। वाह, मोहब्बत ही अपने आप में फुल टाइम। हाँ, फुल टाइम। अभी मैं बात कर रहा था सुष्मिता जी से, उन्होंने बोला कि मेरे को इसमें क्योंकि एक बिहारी टोन रखना था तो मैंने मनमोहन से सब कुछ सीखा। अरे वो बहुत महान अदाकारा हैं, अद्भुतास हैं और बहुत अनुभवी। मैं कहाँ उनको कुछ सिखा पाऊंगा। हाँ, ये है कि भाषा का आदान प्रदान रहा है, बाकी वास्तविकता ये है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। किस तरह से एक कैमरे के आगे अपने आप को जीना चाहिए, एक अलग डिफरेंट कैरेक्टर को जीना चाहिए, ये उनसे हमने सीखा है। क्या बात। मनमोहन, कब सोचा आपने, डिसाइड किया, इरादा किया कि एक्टर बनना है? हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, ये तब की बात है। कहाँ पे? सरस्वती शिशु मंदिर, ऋषिकेश, उत्तराखंड। ओके। कक्षा 5 में होंगे हम। पंचम बोला जाता है वहाँ, संस्कृत में बोलते थे वहाँ। तो 5वीं में ही ये डिसाइड हो गया था कि दूसरा कोई कार्य हमारे लिए नहीं है, यही है। इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटी क्लास में ये बड़ा सपना तय कर लिया आपने कि मैं करूंगा तो यही करूंगा? इस सपने को हकीकत में बदलने में बहुत समय लगा, पर हाँ, सपना तभी देख लिया था। हाँ। जब 5वीं में थे, पहली बार वो वार्षिक उत्सव होते हैं, एनुअल फंक्शन जो होता है, तो उसमें हम सैनिक की भूमिका में, दोनों तरफ तलवार लगी थी, स्टेज पे चढ़े और भरा हुआ था एकदम लबालब लोगों से पूरा वो स्टेज और वो ऑडियंस, और उन लोगों ने तालियां बजाई। तो लगा कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोगों ने उस समय ये मोबाइल तो होता नहीं था उस लेवल का, तो कैमरा हमरे लेकर के आते थे। उसी समय हम जब 5वीं क्लास में, स्टार वाली फीलिंग आ गई थी, तो सोचा भाई इससे बेहतर काम कुछ है नहीं, कि यही करना चालू। और मुंबई कब आया? मुंबई में आ गया था 2008 में, 2008-9 के बीच में। और पहला काम कब मिला? पहला काम एक बड़ा छोटा सा काम था, एक दिन का काम था। कर्म अपना अपना एक सीरियल है, आता था उस समय। उसमें यश टोंक मेन लीड हुआ करते थे। एक दिन का काम था हमारा, तो हमको पता नहीं था कि यार एक दिन के काम वाले को जूनियर कहते हैं। तो हमने कर लिया। डायलॉग थे उसमें। एक रियलिटी शो आया राखी का स्वयंवर, उससे हमको बहुत प्रसिद्धि मिली। फिर एक वो समय आया जिसमें मैं और यश टोंक दोनों आए। वो मेन लीड में थे, मैं सेकंड लीड में था। 4 साल वो सीरियल चला। सेम राइटर होते थे महेश पांडे, जो कर्म अपना अपना लिखते थे। उनके साथ मैंने 2-2, 3-3 फिल्में करी भोजपुरी एज अ हीरो। तो वक्त का पहिया अद्भुतास तरीके से घूमा हमारे साथ। क्या बात है। लेकिन जब आपने वनडे का रोल किया, एक दिन वाला काम किया जब आपने, तो वो जो स्टार वाली फीलिंग थी, वो फीलिंग अभी तो पंचर हो गई यार, ये तो एक ही दिन का काम मिला है, बहुत छोटा काम मिला, कैसे करूँगा? या उसी ने पुश किया? पुश तो दिन ब दिन हर वक्त हमको कोई न कोई पुश करता ही रहता था। सिर्फ एक काम की वजह से नहीं, उस काम को करके हम बल्कि प्रोत्साहित हुए थे। पहली बार जब हम टीवी में दिखे, हमारे दोस्तों ने देखा। वो कहते हैं, संस्कृत में एक श्लोक है कि शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, अर्थात धीरे धीरे समय, धीरे धीरे रास्ता, धीरे धीरे पर्वत को लांघना चाहिए। तो इस बात का बोध था हमें कि भैया एकदम से चमत्कार या बवाल नहीं होगा, पर हाँ, इस बात की समझ धीरे धीरे आती गई कि ये वो तरीका नहीं है, इससे हटो, अब कोई दूसरा ट्राई करो। फिर दूसरे पे आए, फिर ये भी पता चला कि नहीं भैया, इससे भी बेहतर करना होगा। तो अपने आप में बेहतरी के लिए, अभिनय में बेहतरी के लिए, पर्सनैलिटी में बेहतरी के लिए, व्यक्तित्व में, तो काम करते रहे, फिर वो हुआ। और जितनी आप बात कर रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि आपकी भाषा पे, खासतौर से हिंदी की भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है। और नॉर्मली जो दूसरे शहरों में छोटी जगहों पर रहते हैं, उनको लगता है यार इंग्लिश नहीं आएगी तो बॉलीवुड में करियर नहीं है। नहीं, इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं हम लोगों के सामने। और अभी तो जो सुपरस्टार बना हुआ है हमारी इंडस्ट्री में, कपिल, इसका जीता जागता प्रमाण है। सुपरस्टार रहे हैं माननीय गोविंदा जी,
वो भी कोई अंग्रेजी में प्रकांड नहीं थे। या मैं ये बात कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं कि अमिताभ बच्चन ने कभी इंग्लिश बोल करके स्टारडम नहीं पाया है। वो अपनी भाषा को ही, अपने देश प्रेम को, अपनी मिट्टी के प्रेम को ही प्रदर्शित करते रहे। आज भी अगर वो हिंदी बोलते हैं तो लग जाता है कि कानपुर है, इलाहाबाद है, वो मिट्टी दिखती है, वो महसूस कर सकता है आदमी। तो इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आज के समय में ज़रूरी है, पर इतनी ज़रूरी नहीं कि उसके बिना काम ना चले। मतलब करियर में कोई बाधा नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं। करियर में बाधा आपकी सोच से आ सकती है, आपकी भाषा से नहीं आ सकती, आपके विश्वास से आ सकती है, पर कोई भाषा आपको कहीं रोक नहीं सकती है, सवाल ही पैदा नहीं। और हम हिंदी भाषा में काम कर रहे हैं। हिंदी भाषा में हम लोग बम फोड़ सकते हैं, हिंदी भाषा में विस्फोट हो सकता है, हिंदी भाषा में कुछ भी हो सकता है। क्या बात है। अभी तक जितने भी आपने कैरेक्टर प्ले किए हैं, कौन सा आपके बहुत नजदीक था, मनमोहन तिवारी के नजदीक? देखिए, ये किसी एक कैरेक्टर की तारीफ करके मैं किसी दूसरे कैरेक्टर की बेइज्जती नहीं कर सकता। मैं आज भी ऐसा समझता हूँ कि वो जो पहला दिन था, जो कर्म अपना अपना में एक छोटा सा रोल किया था हमने, जिसमें मैंने बहुत फंबल करे थे और मैं बहुत नर्वस था। शायद अगर वो पहला ब्रेक कह लीजिए या पहला चांस कह लीजिए, या अगर वो भी नहीं होता तो शायद वो महसूस नहीं होता कि यार कैसा होता है कैमरे के आगे खड़ा होना। वो नर्वसनेस अगर मैं महसूस नहीं करता तो उसके बाद में आने वाला जो विश्वास है वो शायद मैं महसूस नहीं कर पाता। तो ये बिल्कुल वैसा ही भाव है जैसे सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात, रात के बाद फिर सुबह। तो वो सारे आपस में इन सबका पारस्परिक संबंध है। अगर शाम ही नहीं होगी तो ससुरा दिन कैसे चलेगा, रात ही नहीं होगी तो पूरा अधूरा हो जाएगा ना सारा सिस्टम। तो ये व्यवस्था का हिस्सा है, तो सब जरूरी है, सब अच्छे है। तब तो आप नर्वस हुए थे, फंबल भी हुए थे। हाँ। क्या आज भी पहला शॉट देते टाइम हल्की नर्वसनेस होती है? होती है। जब हम किसी नए सेट पर आते हैं, किसी नए सीरियल के, नए फिल्म के, नए समाज में जैसे हमारा आगमन होता है और उस दिन पहला शॉट देने के लिए हम जाते हैं, अगर नए नए लोग होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस तो है कि नहीं भाई हम अपना काम जानते हैं, तब हम काम कर लेंगे, पर वो एक नर्वसनेस रहती है, वो जो कि फिर वो धीरे धीरे जाती है। दूसरे तीसरे शॉट में हम फिर बाप हो जाते हैं, फैल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अभी इस सीरियल के साथ साथ क्या कर रहे हो आप? इस सीरियल के साथ साथ में हमारा एक वेब सीरीज चल रही है जिसका नाम है राजा छत्रसाल, जो कि नेटफ्लिक्स से अमेजोन इन दोनों में से किसी एक पर आएगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये नेटफ्लिक्स पर आएगा और ये राजा छत्रसाल के ऊपर है जो बुंदेलखंड के प्रभावी राजा हुआ करते थे और हमारे इतिहास में उनकी जो भागीदारी है वो बहुत अहम है। ओके, तो एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि इतने साल से आप काम कर रहे हैं, इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अब आपको विश्वास हो रहा है कि इंडस्ट्री में आप टिक गए हैं, लेकिन जब आपने सोचा था, तय किया था, तब किसी ने विरोध किया था इस डिसीजन का? देखिए, विरोधों के स्वर अगर जीवन में ना हो तो फिर वो जीवन क्या, वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, ये वैसी वाली बात हो गई है। विरोध स्वाभाविक तौर पे माता पिता का होता है प्रारंभिक समय में। पिताजी का था, पिताजी चाहते थे मैं एडवोकेट बनूं या जज बनूं, वकालत हमने करी ली थी। उनकी मंशा थी कि मैं जुडिशरी की तैयारी करूं, पीसीएसजे की तैयारी करूं, डीएम बनूं, कलेक्टर बनूं, जो अमूमन यूपी में ज़्यादातर माता पिता के होता है, क्योंकि पापा मेरे एडवोकेट हैं, भाई एडवोकेट हैं, तो उन लोगों की मंशा थी कि मैं ऐसा करूं। पर आज जो भी है, जिधर भी पहुंचे हैं, उन लोगों का आशीर्वाद है। विरोध तो रहे हैं पर ऐसा कोई घनघोर विरोध हमारे जीवन में नहीं रहा जो कि हम सोच के जो चले थे उसको डगमगा दे, इधर उधर कर दे, हिला दे। अपने विश्वास के साथ लोग जुड़ते गए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बात को, चाहे वो हमारे माता पिता हों, हमारे मित्र हों, हमारी पत्नी हो, हमारे दोस्त हों, उनके सामने उतनी विश्वास के साथ, उतनी प्रमुखता से उनके सामने रखे कि उनको लगे भैया लौंडा सीरियस है। ऐसा ही नहीं सोच रहा है। ऐसे ही नहीं सोच रहा है। ओके, ये तो आपने बताया वहाँ की बात। यहाँ पे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने आपको क्या सिखाया? मुंबई ने तो भाई वो सारी चीजें सिखाई तो शायद हम अपने ऋषिकेश में सीखे ही नहीं थे। वहां तो हम राजा थे। यहाँ समझ में आया कि नहीं आदमी क्या होता है। वहाँ उठते थे, सारी चीजें आंख के सामने होती थी, हाथ पैर होती थी, गाड़ी घोड़ा घर पैसा। वहाँ अपने ऋषिकेश में हम कॉलेज के नेता हुआ करते थे। जिस रेस्टोरेंट में घुस गए वहाँ
कोई पैसा ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। तो यहाँ आने के बाद समझ में आया कि 150 रुपए किलो सेब होता है ठीक है, जो हम लोग अपने घर में छोड़ दिया करते थे, खाते नहीं थे। अम्मा कहती रहती थी अरे सड़ रहा है सेब, खा लो, अनार खा लो। तो जो बड़ी ही बेसिक सी चीजें हैं कि हमें दाल रोटी का जो भाव, जिसे हम लोग कहते हैं, जो माँ बाप कहते हैं ना कि दाल रोटी का भाव पता चल जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि दाल रोटी का भाव हमें पता चला यहाँ करके। यहाँ के पता चला कि भाई ये सारी चीजें जो हैं इसके लिए लोग मरते हैं, जो हमारे को बड़ी आसानी से मिलती थी, उपलब्धता थी, पर हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस नहीं करते थे। माता पिता की इम्पोर्टेंस हम लोगों को, महत्ता हम लोगों को पता चली कि हम लोग घर से सुबह निकले हुए हैं लौंडे घूमने फिरने के लिए, बाइक लेके हम लोग निकल गए शिवपुरी और हम निकल गए राम झूला, फिर आ रहे रात को, फिर घर में खाए पिए, फिर सो गए, फिर सवेरे कुछ निकल गए। सुबह इस बात का एहसास होता था यार उठाने के लिए पापा नहीं है, गाली देने के लिए मम्मी नहीं है, मारने के लिए बड़ा भाई नहीं है। तो ये सारी फीलिंग्स जो होती है, ये बम्बई ने इस बात का एहसास कराया कि माता पिता बहुत जरूरी है, भाई बहुत जरूरी है। वो दोस्त जिनके साथ हम लोग नुक्कड़ पे हरामीपंती करते थे, डर बदमाशी करते थे, वो सब कोई था ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो हम लोग सुबह हमारे से ही होनी थी, शाम हमसे होनी थी, रात हमसे होती थी, अगली सुबह फिर हम ही सो जाते, कुछ था ही नहीं। आखिरी मनमोहन, जो ये कैरेक्टर है आपका, उसके अंदाज में एक डायलॉग आपकी ऑडियंस के लिए। देखिए भैया, ये शो है नवरंगी रे और ये आधारित है प्लस के बाद वाले जीवन में। प्लस मतलब ये जो हम पखाना जाते हैं, लोटा लेके जाते हैं बाहर मार्केट में मैदान फिरने, वहां जाने का जरूरत नहीं है भैया। ये टॉयलेट का व्यवस्था बना है हमारे देश में। अब आधुनिक बनिए, ज्ञानी बनिए, टॉयलेट में जाइए, फ्लश करिए, सेप्टिक टैंक बनवाइए, एकदम लल्लन टाप जीवन निभाइए। और हाँ, प्रेम से रहिए। यो थैंक यू मनमोहन, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मनमोहन तिवारी जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि मुंबई में आके आपको समझ में आता है कि आपके घर परिवार और रिश्तेदार क्या होते हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। आपको इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगी वो जरूर बताइए कमेंट में, मैं इनको बताऊंगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join film someday.